हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के सेट को डिस्कस करने वाले हैं जो इस कोचिंग का है खान सर का। इसका पहला सेट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 19 है, इसमें देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने, बस जाने और कोई भी वृत्ति करने और व्यवसाय कारोबार करने का अधिकार जो है भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद 19 के ही तहत प्राप्त है। साथ ही याद रखेंगे जो अनुच्छेद 19 का एक है, यह बोलने की आज़ादी और प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं। तो बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग 4 हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंगों में शामिल हो जाएंगे निगम परिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति और नगर आयुक्त। याद रखेंगे कि बिहार में नगर निगम के जो 4 प्रमुख अंग हैं उनमें शामिल है निगम परिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति और नगर नियुक्त। नेक्स्ट है, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बिहार में छात्रों का जो है सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। यह हुआ था मार्च 1974 में। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1974 में बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था और बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित भी किया था। साथ ही याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा। इस दृष्टि से बिहार के छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया था। तो यह अवैधानिक करार दिया गया था 12 जून 1975 को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर के इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था और इस निर्णय के बाद जो है यह स्पष्ट हो गया था कि कानूनन इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और इस प्रकार एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डालना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो भारत में आपातकाल जो है यह 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अवैधानिक करार देने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल प्रदर्शन करके इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की थी। और साथ ही याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 के आपातकाल की उद्घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो ये हो जाएगा 25 जून 1975 को जो है भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर कि भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। तो दलित पैंथर्स जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है और डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया था।
साथ ही याद रखेंगे कि 1970 के दशक के बाद भारतीय समाज के शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान में सन्निहित अपने अधिकारों और हकों की आवाज उठाई थी। और इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना जिसे दलित पैंथर्स कहा गया था। तो याद रखेंगे कि जो दलित पैंथर्स ये पार्टी है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। तो भारत में सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था यह हुआ था जून 2005 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर के दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ, लेकिन अनेक गलतियों के चलते उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन 2004 में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया, जिसे जून 2005 में जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति पा करके अधिनियम का रूप धारण किया था। तो भारत में सूचना का जो अधिकार हो जाएगा जून 2005 में लागू किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया था। तो बांग्लादेश में संविधान संशोधन जो किया गया था यह 1975 में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष जो हुआ था 1971 में, बांग्लादेश के निर्माण के बाद उसने अपने देश का संविधान बना करके अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया था। और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने वहां के संविधान में संशोधन ला करके संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई थी तथा वहां आवामी लीग पार्टी को छोड़ करके अन्य सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो जो लोकतंत्र का प्राण कहा गया है यह मतदाता को कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे लोकतंत्र का प्राण मतदाता को कहा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण हो जाएगा यह हो जाएगा वर्साय की संधि। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो है वर्साय संधि में ही हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांतों की बातों को विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते रहे थे और सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ करके जहां एक ओर विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य से परिचित हो बौखलाहट से भी भर गए थे। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आया था यह 1929-30 के दशक में आया था। 1929-30 में आया था। याद रखेंगे कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आया था यह 1929-30 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था। तो यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का जो उदय हुआ था, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले है तो इसमें हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध बाद हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का जो उदय हुआ था यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। नेक्स्ट है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ था। तो जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण हुआ था यह किया गया था 7 दिसंबर 1941 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जो गिराया गया था यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है शांति को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वर्साय की संधि किस वर्ष जो है हस्ताक्षरित की गई थी। तो वर्साय की जो संधि हुई थी यह हुई थी
1919 ईस्वी में। याद रखिएगा कि वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हो जाएगी। 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था? तो हिटलर की आक्रामक नीति ने, यह हो जाएगा, जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिद्धो। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैस्टिल का पतन कब हुआ था? तो बैस्टिल का जो पतन हुआ था यह हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। याद रखेंगे कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बैस्टिल का पतन हुआ था। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है यह 15,200 किलोमीटर है। याद रखेंगे भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनविच टाइम जो है GMT के बीच कितना अंतर है? तो इसके बीच जो है 5.5 घंटे का अंतर है। तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5.5 घंटे का अंतर है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच सीमा रेखा है? तो जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो खादर और बांगर जो है यह जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह हो जाएगी कोसी नदी। याद रखेंगे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और वही दामोदर को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि चीन का शोक पीली नदी या हांगो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो जो बिहुला होता है यह भागलपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बिहुला महोत्सव जो है यह विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला हो जाएगा यह हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार का लिंग अनुपात जो हो जाएगा यह 918 हो जाएगा। याद रखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात जो हो जाएगा 918 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंध संस्थान जो है IIM की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी गया में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। याद रखेंगे कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो जो CSO है इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी मानकों का विकास करना। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक लिखी गई थी यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है
भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य हो जाएगा यह बिहार हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो जो नाबार्ड है यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो अनंतगिरी पहाड़ी है यह तेलंगाना में स्थित है। याद रखेंगे, जो अनंतगिरी की पहाड़ियाँ है यह तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है कर्पूरी ठाकुर को। याद रखेंगे कि भारत सरकार ने बिहार राज्य के जो पूर्व सीएम है कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भजन सोपोरी जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा भगन सोपोरी का संतूर हो जाएगा। जो भगन सोपोरी है एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं और यह संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे, भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? तो मित्र शक्ति जो अभ्यास होता है यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। और एक संप्रीति होता है, यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। वहीं भारत और नेपाल के बीच में होता है, उसका नाम है सूर्य किरण। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है यह असम में स्थित है। याद रखेंगे, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है यह असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सब कोई कि गर्म पानी जो वन्यजीव अभयारण्य है यह असम में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश के द्वारा प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है अल्जीरिया के द्वारा। याद रखेंगे कि अल्जीरिया के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है अल्जीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, कैसुवारिन वृक्ष जो है, कैसुवारिन ट्री जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, किस देश में मूलतः पाया जाता है? तो कैसुवारिन जो वृक्ष है जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि कैसुवारिन वृक्ष जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है यह हो जाएगा दारी। याद रखेंगे, अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा दारी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने 2026 को जो है भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 45 का ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो यह हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, काजीरंगा जो है असम में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जो बने हैं यह बने हैं साजिद प्रेमदासा। याद रखेंगे, ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है
कि विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम क्या है। तो याद रखेंगे विश्व विरासत दिवस 2024 जो है इसका थीम हो जाएगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व विरासत दिवस जो है 2024 इसका थीम हो जाएगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स यानी जो फूलों की घाटी है यह स्थित है उत्तराखंड में। याद रखेंगे फूलों की घाटी जो है यह चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि होलोंगापर गिबन अभयारण्य जो है, याद रखेंगे होलोंगापर गिबन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। तो होलोंगापर गिबन अभयारण्य जो है यह स्थित है असम में। याद रखेंगे होलोंगापर गिबन जो अभयारण्य है यह असम में स्थित है। नेक्स्ट है पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के कणों में विशेषताएं हैं वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, उसके बाद वे एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और वे बहुत छोटे होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जो है उस पर यह सदलेपन किया जाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जस्तीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस बिलियन रंग का रंजक होता है। तो लिटमस बिलियन जो होता है किस रंग का रंजक होता है। तो यह जो होता है बैगनी रंग का रंजक होता है। याद रखिएगा जो लिटमस बिलियन होता है यह बैगनी रंग का होता है। तो 53 का हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 55 नंबर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जो अभिक्रिया से उत्पन्न लवण होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। याद रखेंगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH इसका रिएक्शन कराया जाता है तो हमें NaCl प्राप्त होता है। याद रखेंगे इसमें NaCl बनता है प्लस जल बनता है H2O बनता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है यह जिप्सम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है। तो हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है कार्बन को अपरूप कहा जाता है और हीरा जो है यह कार्बन का ही अपरूप है और एक ग्रेफाइट होता है यह भी कार्बन का ही अपरूप होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होता है। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो तत्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क, इसको और बोलते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो एक शुद्ध सोना जो होता है यह 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों होता है। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों होता है। नेक्स्ट है
मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद जो होता है यह यूरिया होता है। नेक्स्ट है, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है? तो मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य जो होता है यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करता है। याद रखेंगे, मेरुरज्जु जो होता है यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संचार करता है। तो 66 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो याद रखेंगे, प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास का जो सिद्धांत दिया गया था यह दिया गया था डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के द्वारा दिया गया था, जिसे डार्विनवाद बोलते हैं या विकासवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, या इसे प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत बोलते हैं, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी यह 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट है, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जो जीवाश्म पाए जाते हैं यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के माध्यम से जो है प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी और सीधा होता है। याद रखेंगे, समतल दर्पण पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है यह लागू होते हैं सभी परिवर्तक सतहों पर। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा R = 2f, यानी फोकस एफ से फोकस दूरी और आर से जो होता है आर से रेडियस होता है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है कहलाता है। तो वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जो होता है यह पीछे के दृश्यों को देखने के लिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो इसमें जो हो जाएगा CFC जो होता है यह ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ओजोन परत को क्षय पहुंचाने के लिए जो CFC होता है यह प्रमुख हानिकारक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों वृद्धि यह इसका परिणाम है। उसके बाद घातक मेलेनोमा त्वचा कैंसर का एक अन्य रूप है, यह भी है। साइनोबैक्टीरिया यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसकी वृद्धि से प्रभावित होंगे, यह भी होता है। ज्वार जो होता है यह ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है, यानी ओजोन परत के क्षरण से ज्वार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का जो उदाहरण हो जाएगा यह वन हो जाएगा। याद रखेंगे, 77 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? तो धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता हो जाएगी जल हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है आहार श्रृंखला बनाता है? तो आहार श्रृंखला बनाया जाता है घास, बकरी और मानव के द्वारा। घास को जो है बकरी खाती है और फिर बकरी को मानव खा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें जो हो जाएगा कोयला जो हो जाएगा, यह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे मैथ्स दिया हुआ है तो इसका आंसर टिक करा देते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 81 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 82, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 2010 हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 86 का भी बी हो जाएगा। उसके बाद 87 है, 87 का ये हो जाएगा। उसके बाद है 88 का भी ए हो जाएगा। उसके बाद 89 है, 89 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन है, तो 90 नंबर का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 102.6 cm³ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है 91 जो है, तो 91 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 92 में है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब द गिवन सेंटेंस। द आउटवर्ड अपीयरेंस या फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ्टन रिप्रेजेंटिंग इट्स आर्किटेक्चर स्टाइल और डिजाइन। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा फेसेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन दिया हुआ है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट गिवन इन द सेंटेंस, इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर सेंटेंस सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्नेहा डिसाइडेड टू गिव अवे ऑल हर ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यह सही दिया हुआ है गिव अवे। नेक्स्ट है 94 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फ्यू पीपल वर्कड इन योर ओल्ड ऑफिस। तो इसका जो हो जाएगा डिड डे हो जाएगा, क्यों वे काम करेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बेलो दिया हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो इसमें जो सीनरी हो जाएगा इसको सौंदर्य दृश्य बोलते हैं, तो सीनरी हमारा सही दिया हुआ है स्पेलिंग, बाकी जो है स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि देवनागरी को कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं ये हो जाएंगे चंद्रवरदाई, याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं यह चंद्रवरदाई हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है एकल शब्द अटल जो है अटल का वाक्यांश में रूपांतरण होता है। तो यह हो जाएगा जो अपनी बात से टले नहीं उसको अटल बोलते हैं। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है? तो महात्मा में जो है कर्मधारय समास का बोध हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आग लगने पर कुआं खोदना। इसका वाक्यांश का मुहावरा बताना है। आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब हो जाएगा आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।